हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 के वीडियो को देखने वाले हैं जो बीपीएससी के पूर्वावलोकन से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? वो था बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया था। उसे इलाहाबाद में रखा था। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान स्थायी रूप से दे दी। इसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्यों के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद के मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के राजा सिताब राय की नियुक्ति की। इस प्रकार समस्त दीवान इसके प्रति उत्तरदायित्व कंपनी का था। अगला क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम की अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद का कड़ा जो क्षेत्र के नवाब क्षेत्र ने छोड़ दिया था, शाह आलम को मिला। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपनी कंपनी बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाने थे तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल बादशाह जफर के बारे में कुछ कहा जाता था कि उसकी साम्राज्य की सीमाएं थीं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कुछ कहा जाता था कि उसकी साम्राज्य की सीमाएं थीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो का पहला पार्ट पहले ही अपडेट हो चुका है, आप वहां जाकर के इसका फर्स्ट पार्ट दे सकते हैं। तो इसका आंसर है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सुल्तान शाह आलम अज दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा इसी प्रश्न को निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। व्याख्या देखते हैं। पंजाब अहमद शाह अब्दाली ने साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात सुल्तान कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष मिसलों को अधिकार हो गया था। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह ने अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसका भाई मोहम्मद ने शक्तिशाली बरगज़ई सरदारों फतह खान दोस्त महमूद की सहायता से 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर शाह शुजा ने काबुल राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट में दे दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ वह जैकोबियन क्लब की स्थापना किया तथा उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस, मैसूर, मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान को अपने समकालीन विदेशी राज्य मैत्री संबंध बनाने में अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब कस्तूरतिनिया, आधुनिक इस्तांबुल और मॉरिशस ने अपना दूतमंडल भेजा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी?
टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का आश्वासन श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेज की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हट जाने के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि शामिल थी कि टीपू सुल्तान ने 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तो उसके 2 पुत्र उसके कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। अगला प्रश्न था, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन सैलीमैन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन सैलीमैन। व्याख्या देखते हैं। ठगों में हिंदुस्तान मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी माँ को चढ़ाते थे बलि के रूप में। उनका विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु अनेक भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम वैक्टिंग ने कैप्टन सैलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया। उनके ठगों को फांसी दे दी गई, शेष का आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संबंधित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश शासन की शुरुआत बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और कलकत्ता एवं प्रधान की आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल को बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? वो है सर लियोनिड कर्टिस। इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। सर लियोनिड कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विचारात की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? वो था लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? वो था लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंगेर का बहरिया ताला विरोध का उद्देश्य क्या था? वो था बकासत भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरही ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? वो था बकासत की भूमि की वापसी का मांग। मुंगेर के बरहिया ताला विरोध का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन वर्ष 1936-1938 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चला गया था। अगला प्रश्न। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबको पता है, लॉर्ड कैनिंग था। इसका व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूस चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? वो हुई थी 1856 में दिसंबर में। सेना चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला और सियालकोट से बने चर्बी कारतूसों को
प्रयोग किया गया जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जानवर 1857 में बंगाल सेवा में वह अफवाह में फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन किया, किंतु सैनिकों को विश्वास हुआ कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म का भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण बने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार से, वो थे कुंवर सिंह। 1857 में जगदीश में बिहार में अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह थे, जो आरा जिले से संबंधित है। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया। इसी कारण सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है, जिन्हें शाहजहांबाद जिले में अंग्रेज की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। यह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोही की मशाल का रोहतास थे, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए, जहां उनके अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने गिरिनगर, जगदीशपुर के निकट पूरी तरह से पराजित किया अंग्रेजों को। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो की श्रृंखला में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।